हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रेसिडेंशियल स्टेटस में एक ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आप किसी भी लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो आता ही आता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन का। सबसे पहली चीज टैक्स कलेक्ट करने से मतलब टैक्स पूरा टैक्सेशन को स्टार्ट करने में सबसे पहले अगर कोई चीज हमें समझनी होती है तो वो होती है रेसिडेंशियल स्टेटस। क्योंकि आपका जो स्टेटस होता है उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर टैक्स की इम्प्लीकेबिलिटी, कुछ इनकम आपके ऊपर टैक्सेबल होती है, कुछ इनकम आपके ऊपर टैक्सेबल नहीं होती। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनकम आपकी आपने कहाँ अर्न करी है उसके ऊपर डिपेंड होता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस से। सो पूरा टैक्स का जो फर्स्ट स्टेप है वो रेसिडेंशियल स्टेटस से ही स्टार्ट होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें मैंने फ्लो ऑफ पूरा इनकम टैक्स समझाया था, तो उसमें भी रेसिडेंशियल स्टेटस का पहला स्टेप होता है। और जो भी आपका स्टेटस होता है उसके हिसाब से हेड्स ऑफ इनकम चलती है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर जो है पूरे टैक्सेशन का वो है रेसिडेंशियल स्टेटस एज अ टॉपिक। तो उसको अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इसमें हमेशा की तरह हम वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वर्ड है आपका रेसिडेंशियल, दूसरा है स्टेटस। तो एक एक करके इसको लेते हैं। रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल का मतलब क्या हुआ सर? रेसिडेंशियल हाउसेज होते हैं सर, वो घर जहां पे हम रहते हैं। क्या ये उन्हीं घरों की बात कर रहे हैं? इन अ वे यस। ये एक तरीके से ये बता रहा है कि आप कहाँ रहे, उसका क्या स्टेटस है। कि कहाँ रहे मतलब सर मैं तो अपने घर में ही रहा, अपनी कॉलोनी में ही रहा, अपने शहर में रहा, क्या इसका ये मतलब है? आंसर इज नो। रेसिडेंशियल स्टेटस में जो रेसिडेंट वाला पॉइंट है, रेसिडेंशियल वाला पॉइंट है, वो है इंडिया के हिसाब से। इंडिया को कंसीडर करके हमने स्टेटस को लिया है। सो रेसिडेंशियल मतलब कि क्या आप इंडिया में रहे, अगर रहे तो क्या होगा, और अगर नहीं रहे तो क्या होगा। इस हिसाब से जो स्टेटस आपको दिया जाता है। स्टेटस कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के होते हैं। अगर हम इंडिविजुअल पे जाएं तो क्या क्या होता है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अभी फिर से आएंगे इसी पॉइंट पर। तो तीन तरीके के स्टेटस यहाँ पे निकल के आते हैं। लेकिन ये स्टेटस कहाँ से डेराइव होते हैं, कहाँ से निकलते हैं? आप कहाँ रहे, पूरे साल भर में आप कहाँ रहे, वो बताएगा कि आपका कैसा रेसिडेंशियल स्टेटस होगा। और स्टेटस कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के। समझते हैं, एक बार इसको समझते हैं। क्या पॉइंट है? सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। It states that the scope of total income of a person is determined by reference to his residence in India in the previous year। देखो फिर वही पॉइंट है। आपका स्कोप ऑफ इनकम टैक्स जो है, जो टोटल इनकम है आपकी, उसका स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो है वो सबसे पहले किस क्वेश्चन को पूछता है? कि साल पिछले प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में कितने टाइम रहे, आप क्या रेसिडेंशियल स्टेटस लेके आते हो। फिर वो बताएगा कि आपकी इस इनकम के ऊपर इतना टैक्स एप्लीकेबल होगा। किस ईयर में? प्रीवियस ईयर में। अब जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर नहीं समझा है, तो मैं फिर ये बोल रहा हूं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में एक लेवल के बाद। क्योंकि पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के इर्द गिर्द ही चलता है। तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिएगा। ओके। सो क्या बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में अगर आपको आपका टैक्स निकालना है, असेसमेंट निकालना है प्रीवियस ईयर का, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर की इनकम मत निकालो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करो। और कितने तरीके के रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं यहाँ पर? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए तीन तरीके के होते हैं। पर्सन हु आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन हु आर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन हु आर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो कितने तरीके के यहाँ पे स्टेटस हो गए? तो तीन तरीके की टैक्सेबल एंटिटीज, तीन तरीके की स्टेटस एंटिटीज बनती हैं। एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट की, एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की, एक नॉन रेसिडेंट की। सेम इसी बात को यहाँ पर रिफ्रेम किया है। आप साल भर में, किस साल में सर? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर होता है सर? जिस ईयर में हमने इनकम अर्न करी होती है, उसका टैक्स कब देते हैं हम सर? असेसमेंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम अर्न करी है, उस इनकम पे जब आप असेसमेंट करोगे टैक्सेबिलिटी के लिए, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। क्या आप इंडिया के प्रॉपर रेसिडेंट है? तो आप बोलोगे हाँ ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। नहीं सर, कभी कभार इंडिया में आते हैं, कभी कभार इंडिया के बाहर रहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लगोगे? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट
या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट? नहीं सर, हम मोस्टली इंडिया के बाहर ही रहते हैं, आते ही नहीं है, बहुत कम समय के लिए आते हैं, तो आप क्या कहलाओगे? नॉन रेसिडेंट। क्या है इसके रूल्स है, नेक्स्ट उसमें समझेंगे। ओके, सो ये रेसिडेंशियल स्टेटस 4 लोगों के ऊपर इम्प्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनीज एंड और भी जो भी पर्सन हो, एओपी बीओआई वाला। आज के वीडियो में, इस वीडियो में पोर्शन जो हमको समझना है वो हमको इंडिविजुअल के ऊपर समझना है। तो हम किसका रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं? हम इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस अब आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, अब आगे देखते हैं। अब हम रूल्स पे आते हैं एक बार। चलिए, क्या बोल रहे हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के ऊपर है। क्या बोलते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है, एन इंडिविजुअल में हैव द फॉलोइंग रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स ऑफ इनकम टैक्स। जो भी रूल्स लगेंगे इनकम टैक्स के, उसके हिसाब से 3 स्टेटस मिलते हैं, उनमें से कोई एक आपको मिलेगा। क्या है? सेम वही, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। किसका? इंडिया का, इंडिया के परस्पेक्टिव से चल रहा है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कब चेक कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर में। अब आप एक मिनट होल्ड करिए, मैं एक बार आपको वापस उस स्लाइड पे लेके चलता हूं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में एक बार डिस्कस करी थी। ये देखिए, ये वाला वो पॉइंट है। क्या? ग्रॉस टोटल इनकम निकालने में सबसे पहले हमने क्या चीज चेक करी थी? फर्स्ट पॉइंट क्या था? डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट। सेम इसी बात को हमने यहाँ पे ऐसे समझा था। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में सबसे पहला स्टेप है आपको बताना है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो सेम उसी पॉइंट को अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फिर से देखते हैं। क्या ये तीनों स्टेटस में से कोई एक स्टेटस मिलेगा? अब ये स्टेटस कैसे मिलता है, उसके क्या रूल्स है, ये अपने आप में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल का। देखते हैं क्या रूल्स है, रूल समझते हैं। कुछ इसके कीवर्ड्स हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर उन कीवर्ड्स पे भी आएंगे। ये बोल रहे हैं 2 कंडीशंस होती है, एक होती है बेसिक कंडीशन, एक होती है एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या है? ही मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, जिस ईयर का हमको असेसमेंट करना है, उसी ईयर को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। उस प्रीवियस ईयर में सबसे पहले हमको उसका स्टेटस चेक करना है। तो स्टेटस चेक करने के लिए क्या बोल रहा है? बेसिक कंडीशन क्या है? आप ये चेक करो कि उसी प्रीवियस ईयर में क्या वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है। तो वो हुआ रेलेवेंट, उसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। या रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब वो प्रीवियस ईयर जिस ईयर का आपको टैक्स निकालना है। ओके, सो ही मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है तो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, और अगर मान लो ये नहीं हो पाया तो क्या बोल रहा है? और ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days or more during the relevant previous year and 365 days or more in 4 immediately preceding the relevant previous years। अब क्या बोल रहा है? पिछले जो प्रीवियस ईयर है, जिस ईयर का हमें टैक्स निकालना है, उस ईयर में वो 60 दिन रहे, ओके, इंडिया में। उससे पहले 300, उससे पहले 4 साल जो थे, उस प्रीवियस ईयर के पीछे के 4 साल जो हैं, उसमें वो 365 डेज इंडिया में रहा हो। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो भी हम मानेंगे कि बेसिक कंडीशन फॉलो हो गई। थोड़ी और डिटेल में चलेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो बेसिक कंडीशन 2 होती है, उन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाए, और वर्ड यूज है यहाँ पर, तो बेसिक कंडीशन बोलेंगे। हाँ सर, प्राइमरी कंडीशन या बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कई बुक्स में इसको प्राइमरी कंडीशन, इसको सेकेंडरी कंडीशन दिया है, एक ही बात है। बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन एक ही बात है। ओके, अब एडिशनल कंडीशन में वो क्या बोल रहा है? इफ ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर का हमको स्टेटस निकालना है, उसके पहले 10 प्रीवियस ईयर्स में और पीछे के 10 प्रीवियस ईयर्स में कोई भी 2 साल, कोई भी पीछे के 10 में से 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट कब होता है? जब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मतलब वो कह क्या रहा है? प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल में, पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में कोई भी 2 साल, कोई भी 2 साल, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम मान लेंगे एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, एंड क्या बोल रहा है? ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 previous years preceding the previous year।
प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में कोई भी 730 दिन वो इंडिया में रहे। अब सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये आप क्या प्रीवियस ईयर बोल रहे हो, क्या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बोल रहे हो? तो पहले आप वापस से इस कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करते हैं। मान लेते हैं आपका जो ईयर है, ये आपका ईयर है, ये पूरा आपका ईयर है, ये है आपका प्रीवियस ईयर। कौन सा है? सपोज 2023 24, ये आपका प्रीवियस ईयर है। इसका मतलब ये इसको हम 20 to 23 कर देते हैं, 2022 से 2023, ये आपका प्रीवियस ईयर है। ओके, इसका असेसमेंट कब करोगे? इस ईयर में जो आपने इनकम अर्न करी है, इनकम जो आपने अर्न करी है, इस पर आप ये वाले साल में, इस ईयर में, जो कि आपका होगा असेसमेंट ईयर, ये कौन सा ईयर होगा? असेसमेंट ईयर 2023-24। इस ईयर में आप क्या करोगे? आप टैक्स का कैलकुलेशन या असेसमेंट करोगे। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट में। तो इस इनकम पर इस साल हम असेसमेंट करेंगे। ओके, अब इस ईयर की जो इनकम पे टैक्स जो लगाएंगे वो इस साल लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन इस इनकम पर टैक्स लगाने से पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया सर? 2022-23 प्रीवियस ईयर हो गया। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला, पिछले प्रीवियस ईयर्स क्या हुए सर? ये पहला प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 1, ये कौन सा हो गया? 2021-22। और ये हुआ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 2, ये कौन सा हुआ? 2020-21। फिर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 3, ये क्या हुआ? 2019-20। तो इस तरीके से हम पीछे जाते जाएंगे। और अब मैं सीधे से उसको लिख देता हूं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की जरूरत है हमको। ओके, अब फिर से आते हैं, अब वापस से इसको रीड करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। क्या बोल रहा है? ही मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। कब? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अभी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तो यही है ना, इसी प्रीवियस ईयर की बात चल रही है। तो इस ईयर में उसको 182 डेज या उससे ज्यादा रहने चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है तो आपको एक और कंडीशन दी जा रही है। क्या? 60 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इस ईयर में 60 डेज रह लो। ओके, 4 इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में, 1, 2, 3, 4, इन चारों में वो बोल रहा है मिलाकर 365 दिन रह लो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो भी आप मान लेंगे आपकी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सिंपल है, अभी ये बेसिक कंडीशन समझ में आ गई। अब वो और क्या बोल रहा है मैं इसको रब कर देता हूं, क्योंकि आगे की कंडीशन समझने में आसानी रहेगी। ओके, अब आगे एडिशनल कंडीशन में क्या बोल रहा है? ही हैज बीन रेसिडेंट 2 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये जो हमारे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होगा, ये 1 से लेकर 10 तक, इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में बेसिक कंडीशन को चेक करो। इस ईयर में बेसिक कंडीशन को चेक करो, इस ईयर में चेक करो, इस ईयर में चेक करो, इंडिविजुअली चेक करो। और ये देखो क्या इन 10 सालों में से कोई भी 2 साल ऐसे निकले हैं क्या जहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? अगर हाँ, तो हम मान लेंगे कि 2 साल आउट ऑफ मिनिमम 2 है, 10 के 10 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 2 साल वो रेसिडेंट है। ओके, ठीक है। He has been in India for a period of or periods amounting 730 days in 7 preceding previous year। अब ये बात चल रही है इन 7 सालों की, एंड वर्ड यूज किया है उसने। इन 7 सालों में वो टोटल 730 या उससे ज्यादा डेज इंडिया में रहने चाहिए। तो अगर ये भी कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि सर एडिशनल दोनों कंडीशंस हमारी फॉलो हो गई। तो इस तरीके से हमको रीड करना। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल बता दो। ठीक है, तो आप ये पूरा रूल्स बता देना। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कब लगना है? प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कब लिखना है? देखिए यहाँ पे भी प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर है और यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर
प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर से। सो ये सारी जगह पर आपका लग रहा है प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर वर्ड, सिर्फ यहां अकेला ऐसा है जहां पर लिख रहा है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये याद करने में थोड़ा सा आपको आसान रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया। आप प्लीज मानो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये आपको मिड टर्म में आ जाएगा, सीसीए में आ जाएगा, या फाइनल एग्जाम में आएगा, आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन ना आए, इसलिए आप इसके रूल जरूर याद करके जाइएगा। तो थ्योरी पोर्शन तो आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। ओके, सो अगर आपने इस पोर्शन को समझ लिया, अब आते हैं कि सर ये तो आपने रूल्स बता दिए, अब इन रूल से मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट, ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो आपने सर सीधे सीधे रूल पढ़ा दिए हमको। अब इसको भी समझते हैं। क्या देखिए, हमने क्या चीज देखी, ये रूल्स तो मैंने वापस से यहाँ पे सेम वही रूल्स लिख दिए। क्या था, बेसिक कंडीशन में दो रूल्स हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, कई बुक्स में ये प्राइमरी कंडीशन के नाम से आता है, एडिशनल कंडीशन को सेकेंडरी कंडीशन बोलते हैं। ओके, सो बेसिक कंडीशन में तो इन दोनों में से कोई एक करना है, सेकेंडरी में दोनों करने हैं कंपल्सरीली। ओके, अब क्या बोल रहा है वो, ये बोल रहा है अगर किसी व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो पहले चेक करो बेसिक कंडीशन में 1 और 2 में से क्या कोई एक हमने फॉलो करी है, और अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन हमने फॉलो करी है तो हम मानेंगे कि बेसिक कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है। देखिए जरा, नॉन रेसिडेंट का टैग कब मिलेगा आपको, जब आपने बेसिक कंडीशन दोनों चेक करी, ये भी चेक करी 182 डेज इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ये चेक करी नहीं मिला, ये चेक करी दूसरी वाली 60 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, ये भी नहीं मिला, तो आप बोलोगे सर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। जैसे ही आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, आपको ये दोनों चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे इसको क्रॉस कर दो, बिना सोचे क्रॉस कर दो। हम क्या बोलेंगे, सर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इस व्यक्ति को रेसिडेंशियल स्टेटस दे दो नॉन रेसिडेंट। अरे सर नॉन रेसिडेंट क्यों दे रहे हो आप, इसलिए दे रहे हो क्योंकि ये इंडिया में रहता ही नहीं है, पिछले साल ये आधे साल भी इंडिया में नहीं रहा, उससे पिछले 4 सालों में भी ये इंडिया में 365 दिन में नहीं रहा, तो सर इसको तो हम रेसिडेंट नहीं मानेंगे, ये तो नॉन रेसिडेंट है, ये इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। इंडिया के रेसिडेंट होने के लिए इंडिया में रहना पड़ता है, सिंपल सा पॉइंट है ना। जैसे कई बार ना हम कोई व्यक्ति है जो कहीं रहता है और किसी दूसरी लोकेशन में अपना घर बना लेता है, सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने देहरादून में अपना एक घर बना लिया, अभी देहरादून में जाता हूँ साल में 2 बार, तो अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे देहरादून वाले, अरे सर ये ज्यादा रहते नहीं है, ये एक्चुअल में तो दिल्ली रहते हैं मगर यहाँ कभी कभार आते हैं, तो ये रेसिडेंट तो दिल्ली के हैं, यहाँ कभी कभार आते हैं, यहाँ के रेसिडेंट नहीं है, ऐसे बोलेंगे ना। इन द सेम वे अगर कोई इंडिया के बाहर रहता है, कभी कभार इंडिया आता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ये इंडिया में कम रहते हैं, ये इंडिया के नॉन रेसिडेंट है, ये बाहर ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से हम इस चीज को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, कब हम बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये रेसिडेंट तो है और सामान्य रेसिडेंट है, मतलब बढ़िया एकदम परफेक्ट रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये, इस तरीके से हम कब बोलेंगे। देखिए, जैसे ही ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कोई भी एक हो जाती है, दोनों हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी एक अगर हो जाती है तो हम बोलते हैं ये रेसिडेंट हो गया, ये इंडिया का रेसिडेंट है। पर कैसा रेसिडेंट है, तो हम बोलते हैं कैसा रेसिडेंट है चेक करने के लिए एडिशनल चेक करो। फिर से क्या टैग मिल रहा है, रेसिडेंट वर्ड है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर ये चेक ये हो रही है सेटिस्फाई तो हम बोलेंगे तो हो गया रेसिडेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का टैग लेने के लिए ये दोनों होना जरूरी है, तो क्या बेसिक में दोनों में से कोई एक हो जाए, एडिशनल ए और बी दोनों होगी, तभी वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब आप अपने बारे में सोचिए, क्या आप पिछले साल पिछले प्रीवियस ईयर में क्या 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे हो? हाँ सर रहे। अच्छा, अगर रहे हो तो अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, इसमें आ जाते हैं। क्या आप उससे पहले पिछले 10 सालों में इंडिया में, अरे सर मैं कभी इंडिया से बाहर गया ही नहीं, तो ये भी चेक हो गया। उससे 7 सालों में 730 दिन, अरे सर मैं, आप सुन ही नहीं रहे हो, मैं इंडिया से बाहर गया ही नहीं, तो ये पूरा 730 दिन भी तो मैं रहा। हाँ, अब आप पक्के रेसिडेंट हो इंडिया के, तो आप क्या बोलोगे, रेसिडेंट तो मैं हो ही गया था, अब मैं ऑर्डिनरी सामान्य रेसिडेंट हूं, बाकी सब की तरह मैं एक बढ़िया इंडियन हूं। इस तरीके से आपको टैग मिलता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का। अब आगे देखते हैं, क्या रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहलाती है, जब आपने सिर्फ ये फॉलो किया है, सिर्फ ये आप सेटिस्फाई कर रहे थे, ठीक, इन दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इन दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो आप बोलोगे आप सिर्फ रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी नहीं हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक। नेक्स्ट, सिर्फ ये किया है और इन दोनों में से ए किया है बी नहीं किया, या फिर यहां पे हम देखते हैं, हाँ बी किया है ए नहीं किया, ए नहीं किया
बी किया है, तो क्या बोलोगे? कोई बात नहीं सर, आप रेसिडेंट हो पर ऑर्डिनरी नहीं हो, अभी भी नॉट ऑर्डिनरी हो, क्योंकि आपने तीनों नहीं किया। अगर आपने इन दोनों में से, ए और बी में से कोई भी एक नहीं किया या दोनों नहीं किया, तो आपको मिलेगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का टैग। रेसिडेंट तो आप इसको फॉलो करके ही होंगे। तो यहाँ तीन ही तरीके के स्टेटस आते हैं जो अब हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हमको इंडिविजुअली चेक करना पड़ता है, और फिर इस टेबल को जो मैंने अभी आपको लॉजिकली समझा दिया है, उस टेबल में उसको डालो और उसका स्टेटस आप क्लियर कर दो कि ये इसका रेसिडेंशियल स्टेटस है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका जब भी रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप पहले ये पूरी थ्योरी समझाते हो उसको, एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूं कि आप तीन तरीके के स्टेटस होते हैं, ये बेसिक कंडीशन होती है, एडिशनल कंडीशन होती है, पहले आप ये बताएंगे, फिर आप उसके टेबल बना के दिखा देना। आपके पूरे 6 में से 6 नंबर आ गए। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई नहीं काट सकता आपके नंबर। ठीक है, ओके। अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत टफ भी नहीं है, देखते हैं। अब क्वेश्चन को रीड कैसे करना है उसको देख लेते हैं। क्या? मिस्टर अनिल, सिटीजन ऑफ स्पेन। सिटीजन कहां का है? स्पेन का। अब यहां भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। सिटीजन और रेसिडेंशियल स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। सिटीजनशिप होती है वर्सेस रेसिडेंशियल स्टेटस, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है। एक स्पेन का रेसिडेंट, एक स्पेन का सिटीजन इंडिया का रेसिडेंट बन सकता है। सिटीजनशिप मिलती है बाय बर्थ, आप जहां पैदा हुए, आपके पेरेंट्स जहां पैदा हुए, उसके हिसाब से आपको सिटीजनशिप मिलती है, वो अलग रूल्स हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस आपके करंट बिहेवियर से होता है, कि अभी आप किसी कंट्री में कितना रह रहे हो, उससे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस बनता है। लेकिन सिटीजनशिप आपको बाय बर्थ मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक इंडियन सिटीजन है पर इंडियन रेसिडेंट नहीं है। आपने एक चीज सुनी होगी, NRI। ये NR क्या है? NR बोलते हैं नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट, अरे सर ये तो जस्ट अभी हमने सुना था। कहाँ सुना था? ये देखो यहाँ पे सुना है, ये स्टेटस है नॉन रेसिडेंट। तो वो क्या है? उसका करंट स्टेटस है नॉन रेसिडेंट। NR क्या हुआ? नॉन रेसिडेंट। इंडिया, आई से क्या है? इंडियन। इंडियन, ये इंडियन क्या चीज है? ये इंडियन जो है, इंडियन आपकी सिटीजनशिप है, ये सिटीजनशिप है। नॉन रेसिडेंट आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है। इस तरीके से जो NRIs होते हैं उसको ऐसे देखते हैं, NRI नॉन रेसिडेंट, पर है वो इंडियन, इंडियन सिटीजन है, लेकिन इंडिया में आता कम है, तो उसको हम नॉन रेसिडेंट बोल देते हैं। इस तरीके से दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस में। तो ये वाला पोर्शन आप बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा इस पोर्शन में। ओके, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये कि मिस्टर अनिल जो है वो स्पेन के में सिटीजन है, और ही बी स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1985। 1985 से वो इंडिया में रह रहा है। लो, ये बिल्कुल वही एग्जांपल हो गया। ही लीव्स इंडिया ऑन दिस डेट ऑन अ विजिट टू USA एंड रिटर्न्स ऑन दिस डेट। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर समझो, सेम प्रीवियस ईयर, उसी उसी को लेके आते हैं। प्रीवियस ईयर क्या लिया उसने? सर प्रीवियस ईयर लिया है इसने 2021 से 22। और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या हो गया सर? इससे पीछे वाले सारे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर हो गया। असेसमेंट ईयर क्या हो गया आपका? 2022-23। ये सारे कैलकुलेशन हम कम करेंगे, असेसमेंट ईयर में हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के लिए। ओके, अभी क्या बोल रहा है? प्रीवियस ईयर 21-22 जो था, उसमें वो यहां चला गया। कहां चला गया? आइए देखते हैं। अप्रैल, 1 अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये आपके 12 महीने हो गए। ये क्या बोल रहे हैं? कब गया? 16/7। 7 मतलब क्या होता है देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में गया है सर वो। ओके, कब गया जुलाई में? वो सर चला गया 16 को, वो चला गया 16 जुलाई को। ओके, एंड वापस कब आया सर? वो आया 4 जनवरी को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर बहुत सिंपल है, ये इतने सारे दिन तो यहां रहा ही नहीं। ये वाला जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में वो इंडिया में नहीं रहा सर। इससे पहले वाले टाइम पीरियड में वो इंडिया में रहा, एंड इसके बाद वाले टाइम पीरियड में वो इंडिया में रहा।
तो प्रीवियस ईयर में वो कब कब इंडिया में रहा सर? वो पूरा अप्रैल रहा, वो पूरा मई रहा, वो पूरा जून रहा, एंड सर जुलाई के 16 दिन रहा। ठीक, अब देखो अगस्त में नहीं रहा, देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं रहा। जनवरी में वो 4 तारीख तक नहीं रहा, उसके बाद रहा। 31 का महीना होता है, आप 4 दिन हटा दो, ये आया आपका जनवरी के डेज जितने वो इंडिया में रहा। फेब्रुवरी सर पूरा रहा, मार्च सर वो पूरा रहा, इन सबका टोटल निकालोगे तो आएगा 194 डेज। प्राइमरी अपना रूल क्या था? क्वेश्चन आता है, रूल लिखना बहुत जरूरी है, आपको रूल जरूर लिखिएगा। क्या रूल है आपका? जो बेसिक कंडीशन थी 182 डेज और मोर इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसको होना चाहिए, तो सर वो तो ज्यादा ही है 194 डेज से, बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ सर? प्राइमरी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन तो सर सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स में क्या वो इंडिया में रहा? अरे सर अभी तो क्वेश्चन ने बताया है कि वो 1985 से इंडिया में रह रहा है, 1985 से वो इंडिया में रह रहा है, और गया कब है? 21-22 में। इसका मतलब इससे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर थे उन सब में वो 100% टाइम्स इंडिया में रहा है। तो सर आप ये मान लीजिए कि उसका एडिशनल दोनों कंडीशन पूरी तरीके से फुलफिल हो चुकी हैं, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ये भी फुलफिल हो गई, ये भी फुलफिल हो गई। अब इसको बताओ कौन सा टैग मिलेगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का। तो यहाँ पर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का इसको टैग मिलेगा। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल है वो थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों पोर्शंस में आपको क्लियर हो गया है। आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करिएगा, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।